हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है राइजिंग इन्फ्लेशन, कैन इट बी डेंजरस फॉर इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भारत में जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके कारण क्या है एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। इस पूरे वीडियो में मैं इस पे फुल कवरेज दूंगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए जो पीटी दे रहे हो, मुख्य परीक्षा दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। First of all, let me introduce myself. I am Dr. Shipra Srivastav. I am UGC NET and PhD from Jammu University. And student, I have teaching experience of more than 8 years and my special paper is econometrics. And this is my mobile number 8439066995. And this is my app Shipranomics. You can download my app and various courses are available on my app. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि why inflation rates are increasing. Full coverage. इन्फ्लेशन, सबसे पहले देखो, आप लोगों में से बहुतों ने कहा है कि मैम आप अपने शब्दों में बताइए, साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में बताइए इस पूरे कवरेज को। तो सबसे पहले देखो, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में इन्फ्लेशन कहते हैं वो है क्या। जब महंगाई बढ़ रही होती है तो उसे हम नॉर्मल शब्दों में महंगाई कहते हैं और टेक्निकल शब्दों में इन्फ्लेशन कहते हैं, जो दो तरीके से हो सकता है। एक जब डिमांड पुल हो और दूसरा जब कॉस्ट पुश हो। अगेन मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब मार्केट में डिमांड काफी बढ़ रही होती है लेकिन उन चीजों की सप्लाई उतनी नहीं होती तो इसको हम कहते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। दूसरा, जब मार्केट में सप्लाई कम होता है, मार्केट में चीजों की सप्लाई ज्यादा नहीं होती लेकिन डिमांड बढ़ रही होती है ना। तो दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। तो अभी हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड करंट इन्फ्लेशन। अभी जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उसके पीछे के क्या कारण है। सबसे पहले, इकोनॉमी वाज स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम पेंडेमिक। हमारी इकोनॉमी अभी कोविड-19 के गिरफ्त में थी और अभी भी उसके कुछ प्रभाव देखे जा रहे हैं। कोविड के टाइम में भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ा था लेकिन कहा जा रहा था दैट वाज टेम्पररी, और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी से लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, इकोनॉमी नॉर्मल रास्ते पर चलने लगी। लेकिन द सेकेंड सिचुएशन विच वी आर फेसिंग इज राइजिंग इन्फ्लेशन। अभी कीमत लगातार बढ़ रही है तो हम एक प्रॉब्लम से निकले और दूसरे प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, जिससे आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। डेली न्यूज में आ रहा है कि कीमतें बढ़ती जा रही है। जब भी आप न्यूज़पेपर खोलोगे 4% से 5%, 5 से 6%, अब तो 7% के आंकड़े को भी इन्फ्लेशन पार कर गया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। सबसे पहला कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। लगातार 1 महीने से ज्यादा हो गए ये दोनों कंट्रीज लड़ रही हैं, जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और आपको पिछले वीडियोज में मैंने बताया है कि इंडिया बहुत ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है और इंपोर्ट बिल इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये जो महंगाई है वो हमारी कंट्री में धीरे धीरे करके घुसती चली जा रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हम इन्फ्लेशन को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। जितना इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में नहीं था वो हम बाहर से इंपोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एडिबल ऑयल एंड फर्टिलाइजर। पहला कारण क्या था, रशिया यूक्रेन वॉर। दूसरा एक और कारण हो रहा है चाइना का लॉकडाउन। आपने न्यूज में देखा होगा चाइना में दोबारा से लॉकडाउन हुआ तो उसका भी असर कुछ इकोनॉमी पर देखने को मिला। तो तीन चीजों में बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हुआ, बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, कच्चे तेल में, फर्टिलाइजर में और एडिबल ऑयल, खाने के तेल। इस पर भी लगातार न्यूज आ रहे थे कि एडिबल ऑयल भी महंगा होता जा रहा है। तो देखो, इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा गिरफ्त बिठा रहा है। तो इट कैन बी डेंजरस फॉर आवर इकोनॉमी अगर रुपये की वैल्यू इसी तरह से गिरती रही। अब आप बोलोगे मैम अगेन टेक्निकल वर्ड, रुपये की वैल्यू कैसे गिरती है। तो जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती है, मान लो मार्केट में जितना आलू है उसकी सप्लाई थोड़ी कम कर दो, मगर डिमांड तो आप करोगे ही। जिस आलू के लिए आप 10 रुपए दे रहे थे अब उसी आलू के लिए आप 100 रुपए दोगे तो रुपये की वैल्यू तो गिर रही है ना। 10 रुपए की जगह आप 100 रुपए देने को तैयार हो, फिर आप 150 देने को तैयार हो। तो इसको हम कहते हैं कि रुपये की वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगती है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है। तो इट कैन बी डेंजरस फॉर इंडिया। आप लोगों ने जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि
जब रनिंग इन्फ्लेशन होता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे अलार्मिंग सिचुएशन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में चला जाए, जब तक सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा है 4%, 5%, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन बढ़ के डबल डिजिट हो जाएगा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में उस कंट्री की जो करेंसी है वो बिल्कुल पेपर के वैल्यू की हो जाती है। तो हमारी कंट्री में इसको काफी ज्यादा आरबीआई और सरकार दोनों मिलकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और कंट्रोल करना भी चाहिए। अदरवाइज बढ़ती कीमतें बहुत ज्यादा परेशान करेंगी आम इंसान को, जो डेली रोजमर्रा की चीजें हम खरीदते हैं। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में 2-3 दिन पहले आ रहा था, गेहूं महंगा हो गया, जिसका कारण बताया जा रहा है कि इंडिया गेहूं का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है। तो जो भी हो, वट एवर बी द रीजन, गेहूं महंगा हो रहा है, एडिबल ऑयल महंगा हो रहा है, फर्टिलाइजर महंगा, कच्चा तेल महंगा, तो हर तरफ से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड करंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। कंडीशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो, इन्फ्लेशन को हम मापते हैं, थोक मूल्य सूचकांक है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये अचानक से नहीं बढ़ा है, इसके ट्रेंड बढ़ते हुए आ रहे थे। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का ट्रेंड देखा जा रहा था। 13% ये था सितंबर 2021 में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अचानक से WPI इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इट वॉज ऑल्सो अलार्मिंग, ये भी खतरे की घंटी बजा रहा था, और 13% सितंबर 2021 में था, द हाईएस्ट इन मोर देन 2 डिकेड्स। ये प्रोजेक्ट आपको, ये जो मैं ग्राफ दिखा रही हूं, ये CPI और WPI का है। इसमें आप जो ब्लू कलर की लाइन, ऊपर की लाइन है, ये आपका WPI इन्फ्लेशन की लाइन है, और नीचे CPI इन्फ्लेशन की लाइन है। अब देखो, इसमें लगातार वृद्धि का ट्रेंड दिख रहा है, 11% से 14%, है ना, 13%। तो WPI इन्फ्लेशन में भी वृद्धि का ट्रेंड देखा गया। CPI इन्फ्लेशन, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया है कि RBI का जो लक्ष्य था कि हम इन्फ्लेशन को 4 ± 2% पर रोक करके रखेंगे, मिनिमम 4%, मैक्सिमम 6%। लेकिन ये जो गोल था धीरे धीरे हाथ से निकलता चला गया। इन्फ्लेशन रेट 6% को भी क्रॉस कर गया। आप देख सकते हो व्हाट इज लीडिंग द प्राइस राइज, ऑयल, फ्यूल एंड लाइट, वेजिटेबल, फ्यूल एंड पावर। CPI टारगेट हमारा 6% का था, लेकिन अपर लिमिट हम क्रॉस कर चुके। आज का जो न्यूज़पेपर है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ लो, सभी पेपर ने इसको कवर किया है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 7.8% तक पहुंच गया है। तो दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। अगर इन्फ्लेशन रेट इसी तरह से बढ़ता रहा और सिंगल डिजिट से अगर वो डबल डिजिट पर हो गया, तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हाइपर इन्फ्लेशन में अगर हम इन कर गए, तो हाइपर इन्फ्लेशन में हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत कम होती चली जाएगी। करेक्टिव मेजर्स बाय गवर्नमेंट एंड RBI। तो इस इन्फ्लेशन को रोक कौन सकता है? सरकार रोक सकती है और RBI रोक सकती है। RBI ने इसके लिए क्या किया? एज पर RBI इट वॉज टेम्पररी सिचुएशन। RBI ने कहा था कि ये टेम्पररी सिचुएशन है, खत्म हो जाएगी। लेकिन इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती रही, 4% से 5%, 5 से 6%, और आज के न्यूज़पेपर के अनुसार 7.8%। तो दिस इज नॉट टेम्पररी, ये सिचुएशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए RBI ने क्या किया? RBI ने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया हुआ है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या संकुचनवादी मौद्रिक नीति क्या होती है? जब RBI सारे रेट्स को हाई रखती है। सारे रेट्स मतलब जितनी लेंडिंग रेट्स हैं उनको हाई रखा जाता है। RBI से उधार लेना महंगा होगा तो बैंक्स भी आगे महंगा उधार देंगी। लेंडिंग रेट्स हाई होने से मार्केट में जो मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है उसको RBI कम करने की कोशिश कर रही है। तो देखो, RBI जिस इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रही है वो है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। जब लोगों के हाथ में पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, मनी सप्लाई बढ़ी हुई होती है, तो ये डिमांड साइड का इन्फ्लेशन है। सप्लाई साइड के इन्फ्लेशन को भी रोकने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको बताया 2 दिन पहले हमने क्या पढ़ा न्यूज़पेपर में कि गेहूं महंगा हो गया। तो गेहूं महंगा होने के पीछे कारण क्या था? गेहूं का एक्सपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है।
उसके जो फिगर्स पब्लिश किए गए उसमें बहुत ज़्यादा ही वृद्धि दिखाई गई कि हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो पहले हमारा जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है गेहूं का, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं उत्तराखंड से लाइव हूँ, तो स्टूडेंट उत्तराखंड में आटे की कीमत 34 चल रही है। आप लोगों को क्या पता नहीं, बट ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है 28 से 35 और आने वाले दिनों में शायद ये 50 भी क्रॉस कर जाए। तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन के साथ साथ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को भी देखने की जरूरत है। आरबीआई ने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया हुआ है। अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ती रही, 4% से 6% से 7% तो हो चुका है, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो जून 2022 में जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है शायद वो भी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रहे और लेंडिंग रेट इसी तरीके से और ज्यादा महंगी हो जाए। रिटेल इन्फ्लेशन 8-year high of 7.8% may force RBI to hike rates again in June 2022। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टाइट फिस्कल पॉलिसी को अपना सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट, दीज आर द थ्री फिस्कल पॉलिसी टूल। टैक्सेशन को बढ़ा के सरकार इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम कर सकती है। अगर हमारे हाथ में पैसे ज्यादा रहेंगे तो हम ज्यादा खर्च करेंगे। तो डिमांड साइड के इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेशन को बढ़ा सकती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय को घटाना पड़ेगा। सार्वजनिक व्यय को घटा करके गवर्नमेंट लोगों के हाथ से थोड़ी सी क्रय शक्ति कम कर सकती है। एक और तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो दी थी कि सरकार ऑयल बॉन्ड जारी करती है। ऑयल बॉन्ड क्या होता है? जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनको सरकार ये ऑयल बॉन्ड का वितरण करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी इकोनॉमी में तेल की कीमतों पर नियंत्रण रखें। लेकिन इसके साथ ही साथ एक डाटा और भी पब्लिश हुआ था कि सरकार ऑलरेडी दिखा रही है कि बहुत सारे ऑयल बॉन्ड वितरित किए जा चुके हैं। ऑयल बॉन्ड सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी है, सरकार के ऊपर एक जवाबदेही है जिसको सरकार को वापस करना है इंटरेस्ट के साथ। तो अभी इन फ्यूचर और ऑयल बॉन्ड वितरित करना मुश्किल है। तो इन सभी डाटास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट भी उसमें साथ में लगी हुई है। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करना काफी